54% बेरोजगारी, 48% बिलो पावर्टी लाइन, ये रिकॉर्ड है बुंदेलखंड का। और जिसके 19 सदस्य हैं केवल विधानसभा में, और ये कह रहे हैं कि हम तो बुंदेलखंड के साथ न्याय कर रहे हैं। उस न्याय को आप समझें, आप परखें। और मुगलों के समय में बुंदेलखंड था, अंग्रेजों के समय में बुंदेलखंड था। दुर्भाग्य देखिए कि जब ये देश आजाद हुआ तो हमारा प्रदेश, हमारा भूभाग हमसे छीन लिया गया, और उसी भूभाग को हम मांग रहे हैं। कोई हम भूभाग वैसे तो जबलपुर तक, लेकिन अब वो जबलपुर नहीं चाहिए हमें, आप वो मध्य प्रदेश के साथ ही रहेंगे। लेकिन जो नक्शा एक प्रस्तावित था कांग्रेस के समय में, एक 7,668 करोड़ का एक पैकेज बुंदेलखंड को मिला था। उस पैकेज में पूरा का पूरा उन्होंने बुंदेलखंड को माप लिया था कि क्या कहाँ बुंदेलखंड है, उसी हिसाब से वो पैकेज आया था। उसमें एक जिले को उन्होंने छोड़ा था, वो था दतिया, जिसको हमने बाद में, माननीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे और दिग्विजय सिंह जी थे प्रभारी मंत्री, तो उनसे हमने जुड़वाया था। तो पहले से ही सुनिश्चित है आपके पास कि ये बुंदेलखंड है और ये बनाया था और अब बनेगा, तो हम उसी मांग को एक बार फिर से जोर दे रहे हैं। और वो अब जोर इसलिए दे रहे हैं कि अब जरूरत है। इस देश में छोटे छोटे प्रदेश होंगे तो प्रशासनिक दृष्टि से भी ठीक रहेंगे। आप कुछ भी कहिए, आज उत्तराखंड बेहतर स्थिति में है उत्तर प्रदेश के, आज छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है, आज हिमाचल को और हरियाणा को पंजाब से जब अलग किया गया था तो घास का प्रदेश कहा जाता था कि ये क्या करेंगे, यहाँ तो घास ही घास है। आज वही हरियाणा हमें सोना बाहर से ओलंपिक में दूसरे गेम में लाके देता है और पंजाब की बराबर टक्कर में खड़ा है। आप कब तक नकारते रहेंगे? आपकी किसी नेता की दुकानदारी चल रही है और वो व्यवस्था के साथ जुड़ा है, तो इसका मतलब है दूसरी व्यवस्था को आप नजरअंदाज कर देंगे, किसी नए को आप खड़ा नहीं होने देंगे, किसी नई सोच को आप पनपने नहीं देंगे। तो इसका एक ही हल है, 100 बीमारियों का एक इलाज, और वो है बुंदेलखंड राज। हमें मालूम है जिस दिन तुम हमारा बुंदेलखंड बना दोगे तो हमारा ही सीएम होगा, हमारे ही डीएम होगा, हमारा ही चपरासी होगा। आप ये इस नीति में मत जाइए कि वो छोटे राज्य बनेंगे तो राजस्व कहां से आएगा। हम जो राजस्व आपको दे रहे थे हम उसी में ही गुजारा करेंगे। आपके ज्ञान से, हर पार्टी के ज्ञान से हमारा ये हम बदहाली की स्थिति में पहुंचे हैं। हमने आपको सुना और उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। अब नहीं है, अब नौजवान जाग चुका है, हर पार्टी को देखा है, हर पार्टी को समझा है और हर पार्टी को परखा है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं, वहां का नौजवान जाग रहा है। इसीलिए हमने तय किया कि शहर अपने हिसाब से बहुत सोचता है और शहर की अपनी एक सोच है। गांव के आदमी को हमें जगाना बहुत जरूरी है, और गांव का आदमी जब जागेगा तो हमारे लिए एक नया रास्ता देगा और नया रास्ता मिलेगा। हम हर गांव में जा रहे हैं, हर गांव से, घर से 1 रोटी और 10 रुपए, और पूरे गांव से 1 आदमी। हमारा लंबा पैदल चलने का ये प्लान है। पूरे 7 जिले उत्तर प्रदेश के खत्म करके हम दिल्ली में आएंगे, और जहां कहीं भी सरकार हमें जगह देगी, तालकटोरा में, जंतर मंतर में, रामलीला के मैदान में, वहां आके सामूहिक रूप से हम अपनी बात कहेंगे। और फिर आंदोलन का स्वरूप यही रहेगा। लोग कहेंगे अगर फिर भी नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, तो हम फिर और जोर से रोएंगे। भाई, माँ जब तक दूध नहीं पिलाएगी, पेट नहीं भरेगा, तो हम कोशिश यही करेंगे कि माँ का ध्यान आकर्षित करें। लेकिन जहां तक जो चुनाव आयोग की नीति है, आप सब पत्रकार है, आपको पता ही होगा, 27 तारीख में परिसीमन होने वाला है, और 2027 में परिसीमन होगा, और उसमें जो जानकारी है मुझसे बेहतर आपकी होगी। उत्तर प्रदेश की 100 लोकसभा की सीट होने वाली है, विधानसभा की 700 होगी। ऐसी परिस्थिति में आज 27 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है। ऐसी परिस्थिति में क्या ये संभव है कि इतना बड़ा प्रदेश प्रशासनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और दूसरे सामाजिक दृष्टि से ठीक रह पाएगा? और हम वही तो कह रहे हैं, जो घर में भी जब आदमी को लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है तो वो अपने पिताजी से कहते हैं कि भैया हमें बांट दो, चाहे हम छोटे हैं तो हमें छोटा दे दो, जो बड़े हैं उनको बड़ा दे दो। तो हम भी यही कह रहे हैं, भाई जिसको जो हिस्सा मिल रहा है वो दो। हमें थोड़ी हम किसी और का भूभाग मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे हैं ग्वालियर, हम नहीं मांग रहे हैं डबरा,
तो होगा और कहाँ होगा। दोनों मध्य पहले उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश कर रहे हैं। 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जिनकी यात्रा पहले चरण में होगी और 11 जिले मध्य प्रदेश की है जिसकी यात्रा दूसरे चरण में होगी। निश्चित तौर पर ये पूरी यात्रा पद यात्रा है, गरीब जनता को जोड़ना है, उसको समझा के राज्य के लिए खड़े हो, लड़ो। हर गांव से एक रोटी 10 रुपये हर घर से, और एक गांव से एक आदमी हम लेके यहाँ दिल्ली आएंगे। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से बुंदेलखंड क्योंकि बहुत बड़ा यूपी का हिस्सा जो है उसमें आता है, तो ये यूपी का हिस्सा जो है कट जाएगा, क्योंकि जैसे पहली सरकारें थी उन्होंने भी कहा था कि यूपी को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, तो क्या ये एक यूपी के अलग हिस्से की बात है? जी हाँ, यूपी और मध्य प्रदेश दोनों को मिला के है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिला पहले भी ये बुंदेलखंड था। हम अकेले यूपी के हिस्से को नहीं मांग रहे, यूपी के केवल 7 जिले मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जैसा आपने कहा अब 27 करोड़ आबादी हो गई, कैसे इस पर तुम लगाम लगा सकते हो? और हम 5 करोड़ आबादी वाले लोग केवल 19 विधानसभा के सदस्य लेके बैठे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि साहब आप उत्तर प्रदेश जिस रूप में देखना चाहें देखें। हमारा बुंदेलखंड जो लोगों का था वो दोनों प्रदेशों को जो हिस्सा है, 11 जिले मध्य प्रदेश के, 7 जिले यहाँ के छोड़कर वो भूभाग हम लोगों को वापस दिया जाए। सर आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं, सरकारों से आपकी बात हुई होगी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है कि आज आपको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर किसी ने मना तो किया नहीं। हमारी बात राजनाथ सिंह से हुई है, हमारी बात माननीय गृह मंत्री जी से हुई है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि निश्चित तौर पर छोटे राज्य हम बनाएंगे, पक्षधर हैं और समय आने पर बनाएंगे, लेकिन अब वो समय नहीं आया है। इसके विरोध में किसी ने कभी नहीं कहा कि नहीं बनेगा, हम नहीं चाहते। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा, समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन भाजपा में और इनके मैनिफेस्टो में है बुंदेलखंड राज, विदर्भा और पूर्वांचल तीनों जो मेरी बात हुई है। सर मेरा आखिरी सवाल कि कितनी आबादी वाला जो ये बुंदेलखंड जिसकी आप मांग कर रहे हैं, कितनी आबादी वाला क्षेत्र हो सकता है? ये जो हम प्रवासी भी अगर गिन लें तो 5 करोड़ की आबादी वाला भूभाग है, और मोस्टली लोग जो इस वक्त हैं वो हमारे बाहर हैं, गरीब किसान। यही तो एक वजह है कि वो भूभाग ख़त्म हो रहा है, उसकी अपनी पहचान ख़त्म हो रही है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वक्त अगर आप देखें तो सिनेमा के कम से कम 4-4, 5-5 यूनिट बुंदेलखंड में हैं, क्योंकि नदी वहाँ पर हैं, पर्वत वहाँ पर हैं, मंदिर वहाँ पर हैं, प्राकृतिक सुंदरता वहाँ पर है, लेकिन उसका वहाँ उनको कोई लाभ नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। तो उसी को हम बचाने के लिए, जमाने के लिए और लोगों को वापस बुलाने के लिए हम राज्य की बात कर रहे हैं। सर बुंदेलखंड को हमेशा एक नोबल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाता है कि वो गरीब इलाका है, तो ऐसे में अगर ये अलग हो जाएगा तो बुंदेलखंड की आगे की जो फाइनेंशियल स्थिति है उसके लिए क्या प्लान हो सकता है? केवल वहाँ पर ये जो आप बात कह रहे हैं ये केवल नेताओं का भाषण है, उन नेताओं का जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जो बुंदेलखंड को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि बुंदेलखंड गरीब है, फकीर है। ये बिल्कुल भी नहीं है। हम संपन्न हैं। हमने आपसे कहा वहाँ 4-4 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। हमने कहा कि अभी हम झांसी कानपुर से ज़्यादा राजस्व दे रहा है। 37,000 करोड़ रुपए हम प्रदेश को देते हैं पन्ना की खान से। ऐसे में केवल जितने भी प्रतिनिधि हैं, आप किसी भी IAS ऑफिसर से पूछिए, वो बताएगा कि ऐसी स्थिति नहीं है। बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का जो भी IAS ऑफिसर जाता है बुंदेलखंड में पहले डरता है, फिर वहाँ से निकलता ही नहीं चाहता है। वहाँ पे इतना दोहन हो चुका है। 12 तारीख से दशहरा के दिन से हम लोग शुरू कर रहे हैं और हम हर जिले को एक मापदंड मान के चल रहे हैं, पाँव-पाँव, गांव-गांव। और हम लोगों की कोशिश यही है कि जितना जागरण हो सके बुंदेलखंड राज्य के लिए लोगों को जगाए। आगामी सेशन में जब यहाँ पर लोकसभा का हो, हम अपने पूरी तैयारी के साथ आगामी सेशन में आए। और बुंदेलखंड की जो दुर्दशा है, 19 विधानसभा की सीटें हैं, रोजगार है नहीं है, पढ़ाई लोग कर रहे हैं, ऐसी दुर्दशा को लेकर अब बुंदेलखंड और चलेगा नहीं। ये हमारा नारा है, ये लहर नहीं ललकार है, बुंदेलखंड हमारा अधिकार है। तो हम 13 से लेकर 18 संगठन एक साथ मिलकर 12 तारीख से यात्रा शुरू करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.